और भी तमाम संगठन लगातार देश में किसानों की आवाज बनकर उभरते हैं। तो ये आपका जो संगठन है, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है जो इन सभी संगठनों से अलग काम करेगा? मैं उस गांव में पैदा हुआ जहां हिंदुस्तान में सबसे पहले किसान यूनियन बनी, और वो महेंद्र सिंह टिकैत नहीं बने, सिसोली बनी और सोरम गांव से। इसके बाद अगर हिंदुस्तान में संगठन है और उससे बड़ा संगठन है तो सरदार वीएम सिंह जी का है। पहले राकेश टिकैत ने चुनाव लड़ा निर्दलीय, वो हार गए। भाई हम भी ट्राई कर रहे हैं, हमने तो 32 साल सेवा करी, हमारे संगठन ने 32 साल सेवा की, तो हम भी अब किसान मजदूरों को मिला के चुनाव लड़ेंगे। हमारी जो एमएसपी गारंटी कानून अभी पूर्णतः आपने देखा होगा कि ये लागू नहीं हुआ। हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। आपने देखा इस बार भी लॉलीपॉप दे दिया, 10, 15, 20 रुपए क्या होते किसान के लिए। अब बोल रहे हैं कि वो क्या बोले, लॉकडाउन लगेगा, ये होगा वो होगा। तो क्या सिर्फ किसान मजदूरों को ही प्राथमिकता दी जाएगी, किसी और को प्राथमिकता नहीं मिलेगी? आप भारतीय जनता पार्टी का मोटो ले लीजिए, क्या वो अपने नाम पर खरी उतरी है? एससी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, एसटी मोर्चा, क्यों मोर्चे की जरूरत पड़ती है? हमारे यहाँ कोई मोर्चा नहीं है। अंग्रेजों का नियम इन्होंने अपना रखा है, डिवाइड एंड रूल। पर ये जो संगठन है आपका, ये किस तरह से 27 में अपनी जगह बना पाएगा? कांग्रेस खत्म होगी, यूकेडी कहाँ है? तो वो भी तो हमारे बराबर ही है। हमारा तो किसानों का संगठन हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह है। पहाड़ पे भी है, प्लेन पे भी है। अब हमें कल एक पत्रकार कह रहे थे कि भाई इसका फायदा बीजेपी को होगा। हमें फायदा नुकसान नहीं, चुनाव लड़ना जीतना, 70 के 70 में लड़ेंगे। इकबारपुर शुगर मिल में सन 18 और 19 का पेमेंट फंसा हुआ है, जबकि सेंटर में गवर्नमेंट है। हम हरिद्वार जिले को भाजपा मुक्त बना के छोड़ेंगे सबसे पहले। आपकी जो संगठन है वो पहाड़ी और मैदानी जितने भी इलाके हैं उन सबको कैसे बैलेंस करेगी और उनकी क्या प्राथमिकताएं होंगी आपके संगठन से? अब हम पैदा तो मुजफ्फरनगर में हुए, देहरादून में रह रहे, तो हम भी तो गढ़वाली हो गए। उनकी छोटी मानसिकता या अच्छी मानसिकता वो उनके ऊपर है, उनके जो विचार है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम तासीपुर में, जहां पर आप मेरे पीछे एक दृश्य देखेंगे, उस पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, और एक नारा दिया हुआ है, अब की बार किसानों की सरकार मिशन 2027। और हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण शर्मा जी। तो सबसे पहले सर, मेरा सवाल ये है कि ये जो ग्राम तासीपुर में आज ये जो जनसंपर्क किया गया आपके संगठन के द्वारा, क्या तात्पर्य था और क्यों किया गया? पहले तो सबसे पहले आपका स्वागत है। अब आप लोग अपना समय निकाल के आए। हमारा तात्पर्य, मेन तात्पर्य है मिशन 2027। मिशन 2027 में किसान और मजदूरों के बच्चे चुनाव लड़े, वही एमएलए बने और वो विधानसभा में जाकर किसानों की बात सुने और हमेशा इनके बीच में रहे। यानी चुनाव जीतने के बाद अपना वो जो है शहर में नहीं, गांव में ही रहे। इसीलिए हमारा मेन उद्देश्य गांव के युवाओं को आगे बढ़ाना है और देश में एक चेंज लाना है। इसकी शुरुआत है सरदार वीएम सिंह जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने शुरुआत 6 महीने पहले की। हमारा संगठन 33 साल पुराना संगठन है, मगर जो हमने किसान मजदूर पार्टी बनाई ये 6 महीने पहले ही बनाई, पीलीभीत से। जैसे कि अरुण जी, मैं देख पाता हूं कि किसान संगठन तो देश में और भी तमाम चल रहे हैं। राकेश टिकैत जी हैं या फिर महेंद्र सिंह टिकैत जी ने भी कहीं ना कहीं किसान संघ बनाया था, भारतीय किसान संघ, और भी तमाम संगठन लगातार देश में किसानों की आवाज बनकर उभरते हैं। तो ये आपका जो संगठन है, आपकी जो कहीं ना कहीं ये जो मजदूर और किसानों को आपने सम्मिलित करके बनाया है, तो क्या इसका मुख्य उद्देश्य है जो इन सभी संगठनों से अलग काम करेगा? देखो, मैं आपको बता दूं, मैं उस गांव में पैदा हुआ जहां हिंदुस्तान में सबसे पहले किसान यूनियन बनी, और वो महेंद्र सिंह टिकैत नहीं बने, सिसोली बनी और सोरम गांव से। सरुखा पंचायत भी हुई थी और महेंद्र सिंह टिकैत हमारे 84 गांवों के चौधरी थे। अब उनके बेटे नरेश टिकैत हैं, राकेश टिकैत प्रवक्ता है, वो सबसे पुराना संगठन है। उसके बाद अगर हिंदुस्तान में संगठन है और उससे बड़ा संगठन है तो सरदार वीएम सिंह जी का है। ये पढ़े लिखे हैं और देश के किसानों की आवाज कोर्ट में उठाते हैं, उनके अकेले लड़ते हैं। हमारा जो उद्देश्य, पहले जो संगठन बने वो चुनाव नहीं बनाए, वो चुनाव नहीं लड़ा। पहले राकेश टिकैत ने चुनाव लड़ा निर्दलीय, वो हार गए। भाई हम भी ट्राई कर रहे हैं, हमने तो 32 साल सेवा करी, हमारे संगठन ने 32 साल सेवा की, तो हम भी अब किसान मजदूरों को मिला के चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें सिर्फ किसान और मजदूर ही रहेंगे? किसान और मजदूर रहेंगे, और ये भी 100 के 100% ध्यान रखा जाएगा गाँव में ही का ही और गाँव में रहता हो, मतलब बाहर के व्यक्ति को नहीं, नहीं, के व्यक्ति केवल गाँव धरातल पे हो। हाँ, और भाईचारे का भी उदाहरण दिया जाएगा उसमें। किसान किसी भी जाति धर्म से है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा केवल यह है कि वो भाईचारे को मानता हो। अच्छा, इसी पे हम एक सवाल ये भी देख लेते हैं कि 27 के विधानसभा चुनाव हैं, 1 साल के करीबन समय रह गया है। देखा जाए तो बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी जो लगातार, चाहे बात करें केंद्र सरकार में भी देख लीजिए और राज्य सरकार में भी सक्रिय है,
उसके अलावा कांग्रेस भी कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ दूसरी भूमिका निभा रहा है, बसपा है, यूकेडी भी अपना पहाड़ों की क्षेत्रों से लेकर उत्तराखंड में दमखम भरती आ रही है। वहीं पर ये जो संगठन है आपका, ये किस तरह से 27 में अपनी जगह बना पाएगा? ये कितना कठिन होगा, कितनी चुनौतीपूर्ण हो देखो सकता है? आप लोग कह रहे विपक्ष तो है ही नहीं यहाँ। जी वो तो अपने कारनामों से, मैं विपक्ष में नाम भी लूंगा, कांग्रेस खत्म होगी जी। यूकेडी कहाँ है? तो वो भी तो हमारे बराबर ही है। हमारा तो किसानों का संगठन हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह है। पहाड़ पे भी है, प्लेन पे भी है, तो हमारे जैसे ही हैं। अब हमें कल एक पत्रकार कह रहे थे कि भाई इसका फायदा बीजेपी को होगा। हमें फायदा नुकसान नहीं, चुनाव लड़ना जीतना। हम तो 6 महीने से लग रहे। हमारा संगठन अभी भी गांव दम गांव है, तो हम तो तैयारी पर लग रहे। जो भी फल ऊपर वाला देगा। 70 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे आप? 70 के 70 में लड़ेंगे, 70 के 70 में लगेंगे। और अभी हमारे साथ कई लोग आ भी रहे भाई गठबंधन करने के लिए। वो सरदार वीएम सिंह जी पर निर्णय क्या करेंगे। यूपी में भी कई लोग लगे हुए हैं, पूर्व विधायक भी हैं कई, मगर नहीं, हम घास नहीं कर रहे। हम नए ही चेहरे लाओगे, हर व्यक्ति नया होगा, नया युवा कहीं ना कहीं। बिल्कुल युवा होगा। अच्छा, इस पर ये भी देख लेते हैं कहीं ना कहीं, जैसे यूकेडी है, उनकी अपनी विचारधारा है कि हम सिर्फ पहाड़ियों के लिए हमारे हक की आवाज उठा रहे हैं, ऐसा वैसा तमाम बातें करते हैं। बीजेपी अपनी अलग राव अलापती है। आपकी जो संगठन है वो पहाड़ी और मैदानी जितने भी इलाके हैं उन सबको कैसे बैलेंस करेगी और उनकी क्या प्राथमिकताएं होंगी आपके संगठन से? देखो हमारे यहाँ पहाड़ प्लेन तो कुछ है नहीं। अब हम पैदा तो मुजफ्फरनगर में हुए, देहरादून में रह रहे, तो हम भी तो गढ़वाली हो गए 25 साल से। भाई हमारा पासपोर्ट भी, आधार कार्ड भी सब यहीं के, वोट भी यहीं है। तो हमें, हमारे यहाँ पहाड़ प्लेन कुछ नहीं है। उनकी छोटी मानसिकता या अच्छी मानसिकता वो उनके ऊपर है, उनके जो विचार है भाई वो अपने हिसाब से चल रहे। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बराबर है। केवल और किसान मजदूर होना चाहिए। वो पहाड़ का है वो पहाड़ में चुनाव लड़ेगा, जो प्लेन का वो प्लेन में लड़ेगा। इस तरह से आप पूरी 27 के चुनाव को जीतने की तैयारी में हैं? बिल्कुल तन मन धन से लगे हुए हैं। 24 घंटे से यही सोच है बस। तो देखा दर्शकों, ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता। आइए हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से ये लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से अपने संगठन को मजबूत करके ये पूरे उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में एक अलग ही ध्रुवीकरण कह लीजिए या राजनीतिक ध्रुवीकरण की अलग ही इतिहास कायम करते हैं। किस तरह से क्या कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर देखा जाएगा, वो बहरहाल समय के साथ साथ। अब हमारे साथ इस संगठन के जिला हरिद्वार के अध्यक्ष मौजूद हैं, विशु त्यागी जी। क्या कहेंगे जो आज ताशीपुर में जो संगठन की, आपके राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की जो बैठक हुई है, ये जो मीटिंग हुई है, किस तरह से देखते हैं आप? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके जो भी न्यूज़ चैनल वाले हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप यहां पधारे, हमारे मंच पर जो अध्यक्ष हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस बार हमारा जो इस मीटिंग को लेके जो मिशन है वो 2027 राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं सरदार वीएम सिंह जी, उनके कहने पर अपनी सरकार 2027 में लाने की प्रक्रिया को लेकर हमने प्रक्रिया ज़्यादा तेज कर दी है। पहली मीटिंग अपने गांव से जो मैंने शुरुआत की है, अपने गांव से शुरुआत की है। अभी ये शुरुआत यहीं नहीं रुकेगी। आप ये मान के चलो कि 20 अप्रैल से पहले अपने जिले हरिद्वार के क्षेत्र में जितने भी गांव पड़ते हैं, दर गांव, ये मान के चलो कि आप 8-10 मीटिंग होनी है। लगातार हमारा प्रयास ही रहेगा। हमारी जो युवा टीम है वो पूर्णतः हमारा समर्थन इस तरीके से करिए। आपने आज भी देखा होगा कि हमारी युवा टीम जो थी जोश के साथ आई हुई थी हमारे समर्थन में। और हम चाहते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारा युवा जोश है, उन्हें साथ में लेकर 2027 जो हमारा किसान सरकार मिशन है उसे पूर्णतः पूरा करें। अच्छा, जैसे आपने युवाओं की बात करी, तो युवा संघ जो जितने भी मैं देख पाता हूँ कि युवा हैं आजकल के, वो तो तमाम चाहे जो पार्टी कहीं सत्ता में होती है उसकी तरफ भगते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। अब आपका संगठन जो है जब तक सत्ता में अभी तक तो रहा नहीं है, लेकिन अब आप तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरह से आप उन युवाओं को इसमें जोड़ेंगे और कितना कठिन होगा ये? मैं आपको बताना चाहूँ, हम पहले भी मुरीद हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी के थे। अब तक हम उनके बहुत बड़े मुरीद थे, लेकिन कुछ कदम उन्होंने ऐसे उठा दिए कि हमारा युवा समाज और हम खुद मजबूर हो गए हैं आज के टाइम में आकर कि हमें अब इकट्ठे होकर अपनी एक सरकार अलग बनानी होगी। किसान मजदूर को अपनी एक आवाज़ अलग बनानी होगी, अपनी सरकार अलग बनानी होगी, क्योंकि हमारी सुनवाई आप कहीं भी देख सकते हो। कुछ एक हाथ बताइए क्या आपकी सुनवाई नहीं, जिस वजह से आपने ये अलग? आप ये मान लो कि हमारी जो MSP गारंटी कानून है, पहला तो ये हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अभी पूर्णतः आपने देखा होगा कि ये लागू नहीं हुआ। और दूसरा हमारा जो गन्ने का रेट है, अगर हम किसान हैं, हमारे गन्ने का रेट अगर इसी
तरह से बढ़ता रहा 10, 15, 20 रुपए। अगर हम ही लोग जो हमारे युवा समाज से जो हमारे भाई हैं 10-15 हज़ार की नौकरी करने पर मजबूर हो रहे हैं और खेती की अपनी खेती है उसकी ओर नहीं जा रहे हैं, तो उससे हमारा जो सारा का सारा असर पड़ रहा है, हमारे जो मजदूर साथी हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। अगर हमारे युवा साथी किसान से अपनी खेती से जुड़ेंगे तो हमारे जो गरीब मजदूर हैं वो बेचारे भूखे नहीं मरने के, उन्हें मजदूरी मिलेगी। हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया, आपने देखा इस बार भी लॉलीपॉप दे दिया। 10, 15, 20 रुपए क्या होते किसान के लिए। आपने देखा कि डाई, ये देख लो आप खेत की, हम तो खेती करते हैं, खेत से जुड़े हुए हैं। हमारे आज के टाइम में जो भी हम दवाई यूज करते हैं उसकी दर बदर रेट देखो कितना बढ़ता जा रहा है। अब बोल रहे हैं कि वो क्या बोले लॉकडाउन लगेगा, ये होगा वो होगा। हमने अब भी दवाई लेने के लिए जाते हैं, जो दवाई पहले आप 500 रुपए की परचेज करते थे दुकानदार से, वो दवाई के रेट आज के टाइम पे 700 हो गए हैं। गन्ने का रेट क्या है, गन्ने का रेट आप बढ़ाते हो 10-5 रुपए। आज के हमारे मजदूर लोग हैं जो उनकी पहले की जो ये मान लो आप मजदूरी 400 रुपए थी, उन्होंने 600 रुपए कर दी। किसान आम आदमी किसान कहाँ से देगा इसको। ये बताइए आपके हमारे साथ उपाध्यक्ष भी मौजूद हैं जिला हरिद्वार के। ये बताइए कि आपने जैसे कि इसमें बात करी किसान और मजदूरों की, तो क्या सिर्फ किसान मजदूरों को ही प्राथमिकता दी जाएगी, किसी और को प्राथमिकता नहीं मिलेगी? क्योंकि तमाम जितने संगठन है वो तो सबको एक समान देखते हैं, लेकिन आपने इसमें किसान और मजदूर की कहीं ना कहीं बात करी है, उसको लेकर संगठन लगातार काम कर रहा है जैसा राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने भी बताया। तो क्या देखते हैं फिर इसको? सबसे पहले भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे अनुरोध पर हमारे बीच उपस्थित हुए। और हमारे सरदार जी का जो एक सबसे पहला मोटो है कि आप जाति बिरादरी में मत बटिए। इसमें सिर्फ किसान और मजदूर नहीं है, इसमें हर बिरादरी शामिल है। वो उनका तो पहला कहना है कि आप अगर जैसे आप कोई सी भी पार्टी का मोटो ले लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी का मोटो ले लीजिए, क्या वो अपने नाम पर खरी उतरी है? भारतीय जनता पार्टी यानी भारत की जनता की पार्टी, SC मोर्चा, OBC मोर्चा, ST मोर्चा, क्यों मोर्चे की जरूरत पड़ती है? हमारे यहाँ कोई मोर्चा नहीं है, सिर्फ कुछ पदाधिकारी हैं और उसके अलग सब सदस्य हैं। तो कौन सी पार्टी इस काम पे कौन सा कार्य कर रही है? इसलिए हम सरदार जी की रीति नीति को आगे बढ़ाएंगे और इस बार 2027 में हर तरीके से हर संभव प्रयास करेंगे कि 2027 में हम अपने ही बीच का आदमी, हमें ये नहीं देखना है कि वो SC समाज से आता है, OBC समाज से आता है, जनरल कैटेगरी से आता है। हम उसको पर्चा देने के काम करेंगे और उससे उठाएंगे और किसान पूरे जोर शोर से अब की बार अपनी सरकार बनाने की हर पूर्णतः कोशिश करेंगे। संभावना पूरी है। हमारी जबरेड़ा विधानसभा में सरकार कुछ नहीं करती है। सरकार कहती है कि नशा मुक्त भारत बनाना है, युवा नशे की ओर अग्रसर है। हमने बहुत लेटर दिए हैं, लेकिन सरकार के यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। सरकार दारू बेचने के बजाय अगर बंद कर दे तो क्या सरकार में भूखमरी आ जाएगी? क्या आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी? अच्छा ये बताइए कि जैसे सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस की सरकार है, वर्तमान जो धामी जी हैं वो लगातार कहते हैं कि हमारी सरकार जो है जीरो करप्शन जीरो टॉलरेंस सरकार पर लगातार काम कर रही है, तो क्या आप अपने झबरेड़ा विधानसभा में जैसा बता रहे हैं, तो किस तरह से झबरेड़ा विधानसभा का जो विधायक है वो तो कांग्रेस पार्टी से हैं जी, हैं कि नहीं? तो अब पार्टी से कांग्रेस से हैं, तो अगर आप बताने काम नहीं हो रहे तो कांग्रेस की तरफ आप देखेंगे कि फिर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो बीजेपी की सरकार है वो ठीक से काम नहीं कर रही, किसको कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानेंगे इस बात? देखिए, हम इसमें किसी को हर तरीके से हर पार्टी को ब्लेम देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है या कांग्रेस की जो सरकार है, पहले कांग्रेस ने देश को अंधकार की तरफ डाला और अब बीजेपी भी कहीं ना कहीं अंधकार की तरफ धकेल रही है। पहले कहते थे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, अब इन्होंने जातियों में बांटना शुरू करा। आपने देखा होगा अभी UGC पे बहुत विरोध हुआ। क्यों बांट रहे हैं हमको? क्या चाहते हैं? इनका सीधा सा फॉर्मूला है, अंग्रेजों का नियम इन्होंने अपना रखा है, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। यहाँ पर कोई विकास नहीं है जबरेड़ा विधानसभा में। इकबारपुर शुगर मिल में सन 18 और 19 का पेमेंट फंसा हुआ है, जबकि सेंटर में गवर्नमेंट है बीजेपी की और स्टेट में भी है, कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर वोट मांगने भी नहीं आते हैं। तासीपुर गाँव 95% वोट बीजेपी को देता आ रहा है, लेकिन यहाँ पर धूमिल है हर तरीके से सरकार का। आप कहाँ से शुरू करेंगे अपनी ये जो आपने मजबूत आज मीटिंग करी, संपन्न हो गई है, अब क्या आगे की रणनीति रहेगी? रणनीति ये है कि हमारी जबरेड़ा विधानसभा में 100 गाँव पड़ते हैं। हमारा हर हफ्ते एक गांव में मीटिंग रहेगी, चाहे हमें 5 आदमियों की मीटिंग करनी है। हम हरिद्वार जिले को भाजपा मुक्त बना के छोड़ेंगे सबसे पहले। वैसे तो उत्तराखंड मुक्त करेंगे इस बार बीजेपी से। हम ये नहीं चाहते कि वहाँ पर बीजेपी आए या कांग्रेस आए, हम किसान ही सरकार बनाएंगे। हमें किसी जाति से अनुरोध नहीं है, कि हम सभी से ये अनुरोध करेंगे जातियों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें, हमारे संगठन से जुड़े, हमारे सरदार जी को आप सुनिए, उनके रीति नीतियों का ग्रहण करिए और देखिए आप उनसे बात करके कि वो कितनी अच्छी तरीके से वे पूरनपुर से विधायक रहे, उन्होंने अपनी विधायकी की सीट छोड़ी
और किसानों के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुफ्त में केस लड़ते हैं। उनका स्वास्थ्य आजकल खराब रहता है, वो उसके बाद भी चिंता नहीं करते हैं अपने स्वास्थ्य का। वो हर संभव प्रयास करते हैं कि किसी भी किसान को या मजदूर को अपना हक ना खोना पड़े। हमारे गांव में एक सर्विस रोड की जरूरत थी, हमने कई बार लेटर दिए, मुख्यमंत्री तक कंप्लेंट करी, वो सर्विस रोड नहीं दे पाई। हमने कहा यहाँ शराब का ठेका बंद करना चाहिए, हम नहीं दिया। किसान को उसका हक चाहिए, नहीं मिल रहा है। इकबालपुर रोड, रुड़की से यहाँ से आसफ नगर से लेकर इकबालपुर तक की रोड का चौड़ीकरण था, वो नहीं हो रहा है। खनन नहीं रुक रहा है, पुलिस रिश्वत लेती है, बिजली विभाग अपनी मनमानी करता है। अब स्मार्ट मीटर को ले लीजिए, सरकार कहती है स्मार्ट मीटर लगाइए। किसानों के बिल माफी की कई बार मुद्दे उठते हैं कि भाई हम बिल माफ कर रहे हैं, बिल माफ कर रहे हैं, धरातल पर क्या है? धरातल पर जीरो है, कुछ नहीं है, सिर्फ कागजी कार्रवाई करी। और किसका बिल माफिया है या किसकी केसीसी माफ हुई है? किसे लोन मिलता है 0% पर? आप बैंक में चलिए, बताइए कहाँ से आपको क्या सुविधा चाहिए? कुछ नहीं है, सिर्फ जवानी जुल्म है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे सरकार कागजों में भी नहीं है। आपने आज मेरा इंटरव्यू लिया, मैं बोल दूंगा कि मैं ये काम करूंगा और वो जीरो हो जाता है इंटरव्यू के बाद। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि ये जो यहाँ पर आज समिति और संगठन ने लगातार अपनी बात को रखा, किस तरह से किसानों और मजदूरों को एकता कहीं ना कहीं ला करके ये लोग पूरे उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तो वक्त ही बताया किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से कहीं ना कहीं इनकी राष्ट्रीय स्तर पर जो चीज़ें जिस तरह से चलती आ रही हैं वो उत्तराखंड की राजनीति में कितना समीकरण को चेंज करेंगी और विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा। तो इस तरह की और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।